तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम फिर से बात करने वाले हैं आपके पीवाईक्यूज के बारे में। तो लास्ट वीडियो के अंदर जैसे हमने यूनिट 4 के पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कस करा था रिलेटेड टू अ कंसेप्ट ऑफ सेल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमने सेल एडेशन मॉलिक्यूल, सेल जंक्शंस के बारे में और हमने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होने वाले प्रोटीन्स के बारे में भी डिस्कस करा था। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में पीवाईक्यूज डिस्कस करे थे और साथ के साथ उनके रिलेटेड कंसेप्ट भी डिस्कस करे थे, उसी तरीके से आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके डिफरेंट पीवाईक्यूज के बारे में रिलेटेड टू यूनिट 2, जो कि है बेसिकली आपका सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। अब सेल बायोलॉजी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जाने वाला टॉपिक जो रहता है वो रहता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं और आयन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो भी बेसिकली प्रोटीन से मिलकर के ही बने होते हैं। उसके डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं। तो उन्हीं चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की, और रिलेटेड कंसेप्ट भी हम क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। जब सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो देखते हैं वो बेसिकली 2015 में पूछा गया है, पार्ट सी के अंदर। ये लिपिड राफ्ट से रिलेटेड है। सबसे पहला ही वर्ड जो लिखा हुआ है लिपिड राफ्ट। तो लिपिड राफ्ट के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं कि एक्चुअल में लिपिड राफ्ट होते क्या है। देखो, लिपिड राफ्ट जो होते हैं इनको माइक्रो डोमेन्स बोला जाता है। पहली बात तो ये माइक्रो डोमेन्स होते हैं, ठीक है। प्लस इनको और क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बच्चों पैच्ड। दे आर लुक लाइक अ पैच्ड ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पैच्ड कहने का क्या मतलब होता है, जैसे आप किसी बियर्ड को देखते हो, बियर्ड में छोटा छोटा पैच होता है ना खाली जगह से, उसी तरीके से जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो आपको उसके अंदर पैच दिखते हैं। वो जो पैच होते हैं वो आपके लिपिड राफ्ट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लिपिड राफ्ट जो हैं वो बेसिकली आपके स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल के मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि स्फिंगोलिपिड प्लस आपका कोलेस्ट्रॉल। देखो, इनको दोनों का ही अलग अलग रोल है लिपिड राफ्ट को क्रिएट करने में। स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं, देखो स्फिंगोलिपिड्स आपके कुछ भी हो सकते हैं। देखो, स्फिंगोलिपिड्स की बात करें तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हो सकते हैं और आपके फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स हो सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर जो रोल होता है ना, यहां पर मेनली रोल होता है आपके फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स का। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स का। अब ये जो फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं, ये भी दो टाइप के बेसिकली मेजर रोल प्ले करते हैं। एक तो फॉस्फोस्फिंगोकोलिन और एक फॉस्फोस्फिंगोइथेनोलामीन। तो ध्यान रखना, जो इसमें हेड ग्रुप रहेगा वो कोलिन रह सकता है या फिर आपका इथेनोलामीन रह सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। और इनमें जो लिपिड्स प्रेजेंट है बेसिकली वो काफी ज्यादा लॉन्ग चेन फैटी एसिड से मिलकर के बने हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है तो ध्यान रखना है इस बात का कि इनके अंदर हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन। और जब हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन होगा और साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, तो इनके बीच में काफी ज्यादा हाई अट्रैक्शन होगा। स्फिंगोलिपिड्स के और कोलेस्ट्रॉल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, आपका हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल होता है, ये बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लीफलेट होता है, आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट, उनमें प्रेजेंट होने वाले स्फिंगोलिपिड, जैसे हम फॉर एग्जांपल ये एक लिपिड लेते हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, ये दो स्फिंगोलिपिड्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अब इन दोनों स्फिंगोलिपिड्स में ये जो पोलर हेड ग्रुप है और ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, इनके बीच में जो यहां पर खाली स्पेस है, ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल फिल होता है। दिस इज अ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अभी कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, उन दोनों हाइड्रोफोबिक टेल्स के बीच में जो स्पेस है उसको फिल कर रहा है। उनके बीच में एक अट्रैक्शन सा क्रिएट कर रहा है जिस कोलेस्ट्रॉल आने की वजह से, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इसीलिए ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है खाली स्पेस को फिल करने के लिए। अब ये जो होते हैं, ये जो लिपिड राफ्ट जो मिलकर के बने होते हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड्स के मिलकर के बने हैं और ये काफी ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। कैसे हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर। ध्यान रखना इस बात का, स्टेबल स्ट्रक्चर बोला है मैंने, रिजिड नहीं बोला है। ठीक है। इनके अंदर से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, ध्यान रखना इस बात का, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है आयंस का। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, ये रिसेप्टर की तरह भी वर्क करते हैं, रिसेप्टर्स। तीसरी बात, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में भी रोल प्ले करते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये था कुछ आपका आइडिया अबाउट द लिपिड राफ्ट। तो फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, इसके आंसर को देखते हैं कौन सा होता है। लिपिड राफ्ट आर रिच इन बोथ स्फिंगोलिपिड्स एंड द कोलेस्ट्रॉल। दोनों के मिलकर के बनते हैं, दोनों का अपना अपना रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल प्ले अ सेंट्रल रोल इन द राफ्ट फॉर्मेशन, क्योंकि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो उनके बीच की खाली जगह स्पेस फिल नहीं होगी, जिसकी वजह से लिपिड राफ्ट क्रिएट नहीं होंगे। लिपिड राफ्ट अपरेंटली डू नॉट फॉर्म इल इट्स एब्सेंट, मतलब
जब इसकी एब्सेंस होगी तो ये कोई बीमारी या फिर कोई ऐसा इलनेस कॉज नहीं करेगा। व्हाई डू यू थिंक द कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लिपिड राफ्ट? सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज द मोबिलिटी ऑफ स्फिंगोलिपिड्स इन द लिपिड बायोलेयर। अरे ये कैसे हो जाएगा, मोबिलिटी को क्यों रिड्यूस कर देगा? मैंने बोला ना ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। लार्ज हेड ग्रुप ऑफ स्फिंगोलिपिड्स रिपेल ईच अदर। अरे भैया लार्ज हेड ग्रुप कैसे रिपेल कर लेंगे, क्योंकि वो तो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक अट्रैक्शन होता है, और पोलर पोलर अट्रैक्शन होता है, नॉन पोलर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी आपका गलत है ऑप्शन। कोलेस्ट्रॉल इंटरैक्ट्स विद फैटी एसिड टेल इन द मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल इंटरैक्ट विद फैटी एसिड टेल्स इन द मेम्ब्रेन। हाँ ये है, ये हो सकता है, देखो हो सकता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इंटरैक्ट विद द फैटी एसिड्स टेल इन द मेम्ब्रेन। द प्लेनर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर पोस्टुलेटेड टू फिल द वॉइड। ये है ना, ये जो चीज है, ये जो स्पेस को फिल करता है, दिस इज मोर करेक्ट, दैट फॉर्म्स अंडरनीथ द लार्ज हेड ग्रुप्स ऑफ द स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, तो इस बारे में ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 इज मोर करेक्ट ऑप्शन। कोलेस्ट्रॉल इंटरैक्ट्स विद फैटी एसिड टेल, जो फैटी एसिड की टेल्स होगी उनके साथ इंटरैक्ट करेगा। अब जब ये दोनों टेल्स होंगी आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रिएट करेंगी, उन हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन के बीच में अगर आप कोलेस्ट्रॉल को डाल देंगे तो वो भी एक तरीके का एक स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और बेसिकली वो खाली स्पेस को फिल करता है, जैसा कि आपको भी मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का पार्ट सी है, वापस से लिपिड ड्राफ्ट से रिलेटेड लग रहा है। स्फिंगोलिपिड्स एंड द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर ऑफ द लिपिड बाइलेयर एग्रीगेट इनटू अ मल्टीपल टाइनी ड्राफ्ट इंस्टेड ऑफ अ सिंगल वन। Considering that the size of a lipid draft depends upon the affinity of sphingolipids and the cholesterol for one another and the other lipids in the membrane, choose the best option to describe this property। वो other membrane से क्यों नहीं होते? अरे भाई उनके बीच में higher affinity होती है इसलिए। Sphingolipid and the cholesterol binds to one another tightly and the independent of any other lipid molecule tightly। हाँ मैंने बोला ना tightly bind नहीं करेंगे, rigid structure नहीं है, वो एक stable structure है, affinity ज्यादा है। Sphingolipids and the cholesterol bind to one another with the same affinity as they binds to the other lipids species of the membrane। बिल्कुल गलत। The sphingolipid and the cholesterol binds to one another with the higher affinity। हाँ यहां तक सही है। The under the influence of some cytoskeleton, cytoskeleton का तो इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। Sphingolipid and the cholesterol have a slightly higher affinity, ये ठीक है यहां तक, than the other lipid molecules of the membrane and are dynamic equilibrium with their free forms। वो डायनेमिक होते हैं, मतलब वो अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, वो डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, डायनेमिक कहने का मतलब ये है कि मैंने बोला ना कि ये सिग्नल ट्रांसडक्शन के भी तरह काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स की तरह भी काम करते हैं, आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जब आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, जब आपने जब क्लासेस में पढ़ा होगा, जब आप आयन चैनल्स को पढ़ते हो, तो वो उनका एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता, उनका एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो बेसिकली एक डायनेमिक स्ट्रक्चर में होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पार्ट सी में पूछा गया, व्हेन द कोलेरा टॉक्सिन प्रोटीन इतने हजार डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है बेसिकली, गेन एक्सेस टू द ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इट बाइंड्स टाइटली टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग the small intestine, causing the membrane bound adenyl cyclase to undergo the prolonged activation of resulting of an extensive loss of H2O and the sodium। Pre-treatment of epithelial cells, but the treatment of exoglycosidase prior to a binding of a significantly reduce these effect। Which of the following molecules could be a receptor for the toxin? अरे भैया ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका स्फिंगोलिपिड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपने पढ़ा होगा जब एक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं उनमें एक सेरेब्रोसाइट्स होते हैं, ग्लोबोसाइट्स होते हैं। ग्लोबोसाइट्स मेनली आपका क्या क्रिएट करते हैं, आपका क्रिएट करता है, जैसे हम बात करें स्फिंगोलिपिड्स की, स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स आ जाते हैं, फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स, और एक आ जाते हैं आपके ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। अभी ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके तीन टाइप के हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है आपका सेरेब्रोसाइट्स, जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच होता है, ठीक है, ग्लूकोज या गैलेक्टोज मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है आपका सेरेमाइड के साथ, सेरेब्रोसाइट्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्लोबोसाइट्स, ग्लोबोसाइट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्लोबोसाइट्स बेसिकली आपका एबीओ ब्लड ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तीसरा आता है आपका गैंग्लियोसाइट्स,
गैंग्लियोसाइट्स। तो गैंग्लियोसाइट्स जो होते हैं ना, वो उनके बारे में ध्यान रखना है, वो एक्ट एज ए कोलेरा टॉक्सिन के रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो गैंग्लियोसाइट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 2019 पार्ट सी, द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर इन द बैक्टीरिया एंड द आर्चिया डिफरेंट। हाँ भैया डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैसे? जब हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें, एक तरफ हम बैक्टीरिया ले लेते हैं यहाँ पे, और एक तरफ रख लेते हैं बच्चों आर्ची, मतलब आर्चियल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बात करें तो यहां पर जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एक्चुअल में आया कहां से? वो आपका बना होता है, वो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है आपका किसकी? डी ग्लिसरैल्डिहाइड की। डी ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड को अगर हम रिड्यूस करेंगे बच्चों, रिड्यूस करेंगे, तो आपका क्रिएट होगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ठीक है। यहां पर जो आर्चियल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो होता है बेसिकली एल ग्लिसरैल्डिहाइड से, एल ग्लिसरैल्डिहाइड से ये रिड्यूस होगा, और ये रिड्यूस होने के बाद क्रिएट करेगा आपका ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखना है ये क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। दूसरा, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स है, बैक्टीरिया के अंदर जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स होता है, जब ये फॉस्फोलिपिड्स क्रिएट करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स क्रिएट करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर फैटी एसिड अटैच होते हैं। जब हम एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का डायग्राम हम बना लेते हैं फटाफट से यहाँ पे। यहाँ पर एक आपका कोई फैटी एसिड्स अटैच है, और यहाँ पर एक नया फैटी एसिड अटैच है, और यहाँ पर एक नया फैटी एसिड अटैच है। तो ये ट्राइग्लिसराइड का एग्जांपल है बेसिकली, ध्यान रखना। अगर हम फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर हम फॉस्फेट अटैच कर देंगे, फॉस्फेट ही अटैच कर देते हैं, बेकार में हम क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करें बच्चों के लिए। ये फॉस्फेटाइड, ये आपका फॉस्फोटाइडिक एसिड है कोई भी, ठीक है। इसके अगर आप कोई हेड ग्रुप लगा दोगे तो वो बन जाएगा फॉस्फोटाइडल कोरीन, फॉस्फोटाइडल इथेनोलिन और फॉस्फोटाइडल सीरीन, इनोसिडॉल, कुछ भी बन सकता है अगर आप फॉस्फेट के आगे बॉन्ड बना लेते हो। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स होता है ना बच्चों, इसके बारे में ध्यान रखना, ये CH2 है, और ये CH ही रहेगा, ये CH2, ठीक है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है, ये होता है बच्चों ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना, ईस्टर बॉन्ड है। यहाँ पर भी ईस्टर बॉन्ड है, और यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, क्योंकि दो तरफ बॉन्ड बना रखा है फॉस्फोड, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फैटी एसिड किस तरीके से अटैच है? ईस्टर बॉन्ड से। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्चियल बैक्टीरिया की, तो यहां पर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से जो बॉन्ड्स होते, जो फैटी एसिड्स होते हैं, वो आपके ईथर बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, ईथर बॉन्ड, ध्यान रखना, ईथर बॉन्ड, ठीक है। और यहां पर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। लेकिन हम आर्चियल बैक्टीरिया की बात करें तो ये डाइफाइटेनाइल चेन होती है बेसिकली, डाइफाइटेनल चेन, उनके मिलकर के बने होते हैं आपके फॉस्फोलिपिड। तो ये दो बातें हैं, पहली ये, दूसरी ये, एंड थर्ड ये तीन बातें ध्यान रखनी है आर्चियल बैक्टीरिया के रिगार्डिंग। यहां पर ये फैटी एसिड होता है और यहां पर आपकी डाइफाइटेनाइल चेन होती है। तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन ऑफ अ फॉस्फोलिपिड्स कंटेन द डी ग्लिसरॉल लिंक्ड हाइड्रोफोबिक चेन, हाइड्रोफोबिक चेन किसकी? आपकी फैटी एसिड की, with the ester bond, yeah, the correct, whereas those of archial membrane are current of L-glycerol linked to a hydrophobic tail through the ether bond, ether bond के साथ होती है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखना है, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर डी ग्लिसरॉल और बाकी के अंदर एल ग्लिसरॉल, आर्चियल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 2019 पार्ट सी, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं? देखो, जो न्यूरॉन्स की बात करते हैं, जब हम न्यूरॉन्स को देखें ना, न्यूरॉन्स, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर बहुत जगह काम करते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली न्यूरॉन्स में हम देख लेते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर दो तरीके के सिग्नल काम करते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, और एक होता है केमिकल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर जो काफी रैपिड होता है, रैपिड सिग्नल को ट्रांसफर करा जाता है काफी रैपिडली, और यहां पर गैप जंक्शंस काम करते हैं, बेसिकली गैप जंक्शंस, ठीक है। रैपिड आपको रिस्पांस मिलेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से। जब केमिकल मैसेंजर्स की बात करते हैं, केमिकल मैसेंजर जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, गाबा हो गया, ठीक है, और आपका ग्लूटामेट हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ये सभी केमिकल मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। एसिटाइल कोलिन भी एक तरीके का केमिकल मैसेंजर्स भी है। तो यहां पर जो एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन, तो ये बेसिकली एक लाइगेंड की तरह काम करता है, लाइगेंड, और ये अपना लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स पे जाकर के वर्क करेगा, और बेसिकली ये एक कैटायनिक है। कैटायनिक का क्या मतलब है? कैटायनिक का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, आयंस का मूवमेंट करवाएगा, ध्यान रखना इस बात का। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इज अ पोटेंट न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर की बात कही थी, इसलिए हमने न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस कर लिया, which is released from the neurons and after release they diffuse across the synaptic cleft
and combined with the nicotinic acetylcholine receptors molecules in the membrane of a postsynaptic cell, and the interaction of acetylcholine with the nicotinic acetylcholine receptor produce a large transient increase in the permeability of a membrane to a specialized ion. Specialized ion कौन से? आपके cationic ions, resulting in the signal transduction to a nerve impulse. ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो नर्व के अंदर न्यूरॉन्स की बात हो रही है, न्यूरॉन्स के अंदर एसिटाइलकोलिन के बारे में बात कर रहा है, तो वो आपका केमिकल मैसेंजर है। और केमिकल मैसेंजर कैसा है? वो आपका लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स पे आके वर्क करेगा, जो बेसिकली कैटायनिक आयन का परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा और सिग्नल ट्रांसडक्शन क्रिएट करेगा। तो लाइगेंड गेटेड एनायन कैटायन चैनल, कैटायन चैनल। नेक्स्ट 2023 पार्ट सी, न्यूली आइडेंटिफाइड प्रोटीन X, Y and Z आर एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है X, Y, Z। ठीक है, 3 तरीके के प्रोटीन से, ध्यान रखना। द अबव ईयर मेम्ब्रेन इज फ्रैक्शन इज सब्जेक्टेड टू हाई सॉल्ट ट्रीटमेंट। देखो मेम्ब्रेन है, उसके साथ हाई सॉल्ट ट्रीटमेंट दिया गया, फॉलोड बाय फ्रैक्शनेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इनटू अ सॉल्युबल एंड द इनसॉल्युबल पैलेट कंपोनेंट। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बेस्ड है बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होने वाले प्रोटीन्स के रिगार्डिंग। उन प्रोटीन को आप किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हो, उन प्रोटीन्स को आप किस तरीके से, क्या क्या मेथड यूज करोगे। देखो 2 तरीके के प्रोटीन बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में बात करते हैं फटाफट से। देखो यहीं पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये एक बॉक्स बनाते हैं, इसके अंदर यहां पर थोड़ा एक कंसेप्ट है, उसको समझते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आपका व्हाइट कलर से देखते हैं। एक तो होता है बच्चों इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है, और एक होते हैं आपके बच्चों पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये 2 तरीके के प्रोटीन्स ही होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन्स। इन दोनों प्रोटीन्स के लिए ना अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। कुछ ट्रीटमेंट जो है वो सिमिलरली यूज किए जाते हैं। जैसे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें, इंटीग्रल मेम्ब्रेन कौन से होते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं। अब ये ट्रांस मेम्ब्रेन होंगे तो बेसिकली इनके पास एक अपना हाइड्रोफोबिक ट्रांस मेम्ब्रेन सेक्शन होगा। ट्रांस मेम्ब्रेन सेक्शन जो है ये बेसिकली आपका अल्फा हेलिक्स है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ट्रांस इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन है, इसके लिए आप क्या क्या चीजें यूज करते हो? इसके साथ आप आयनिक डिटर्जेंट यूज करते हो। आयनिक डिटर्जेंट कौन सा? वो भी आप सोडियम डोडिसाइल सल्फेट यानी कि एसडीएस यूज कर सकते हो। दूसरा, यहां पर लो पीएच, ठीक है, और आपका लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन। लो पीएच कहने का क्या मतलब है? लो पीएच कहने का मतलब है यहां पर थोड़ा सा एसिडिक, ध्यान रखना है, एसिडिक पीएच, ठीक है, और लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन, ये रिक्वायरमेंट रहती है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है। पेरिफेरल प्रोटीन्स की बात करें तो यहां पर आपको कोई भी आपको डिटर्जेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देना भी है तो आप नॉन आयनिक डिटर्जेंट दे सकते हो। नॉन आयनिक डिटर्जेंट होगा, काफी ज्यादा माइल्ड होता है। ये हेल्प करता है उस प्रोटीन को, आप जिस भी प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, भले आप इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में भी इसका वर्क कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। इसका ज्यादा अगर आप अमाउंट यूज करोगे तो इसका यूज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्सट्रैक्शन में भी यूज किया जा सकता है। मतलब आयनिक और आपका नॉन आयनिक दोनों यूज किए जा सकते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में। पेरिफेरल प्रोटीन्स में आप केवल यूज कर सकते हो नॉन आयनिक डिटर्जेंट। नॉन आयनिक डिटर्जेंट क्यों यूज कर सकते हो? क्योंकि ये उस प्रोटीन को उसके नेटिव फॉर्म में प्रिजर्व करके रखेगा नेटिव फॉर्म में। एग्जाम्पल जैसे कि ट्राइटन एक्स, इस नॉन आयनिक डिटर्जेंट का आप यूज कर सकते हो। यहां पर हाई पीएच, ठीक है, हाई पीएच का यूज किया जाएगा और आपका हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन का यूज किया जाएगा। तो ये 2 मेथड है बेसिकली आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये बात आपको। हाई पीएच कहने का क्या मतलब है? एल्कलाइन कंडीशन चाहिए यहां पर, एल्कलाइन कंडीशन, ठीक है, एल्कलाइन, ध्यान रखना, एल्कलाइन कंडीशन। हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन का मतलब है कि आपको NaCl यूज करना है या फिर आप KCl भी यूज कर सकते हो, ठीक है, हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन रहना चाहिए। अब क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट। मतलब जो ईयर की मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन थे XYZ, उनको एक्सट्रैक्ट करा गया है। कौन कौन सी कंडीशन दी है? एक तो भैया pH 7.4। pH 7.4 कैसा होता है? ये एल्कलाइन होता है। 7 तक आपका, 7 एकदम न्यूट्रल है। 7 के नीचे जाओगे तो आपका वो बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, एसिडिक कंडीशन बढ़ जाएगी, H पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे। जैसे आप 7 के ऊपर जाओगे 7.3, 7.4, 7.5, फिर उसका अप टू 14 जाओगे, तब वहां पर क्या बढ़ जाएगा? आपकी एल्कलाइन कंडीशन बढ़ जाएगी। सॉल्ट कैसा है? 0.5 मोलर KCl, मतलब पोटेशियम क्लोराइड दिया गया,
तो आपका अल्कलाइन कंडीशन दी गई है और आपका सॉल्ट कंसेंट्रेशन दी गई है हाई, फॉलोड बाय द फ्रैक्शनाइज्ड सेंट्रीफ्यूगेशन इनटू अ सॉल्युबल एंड द इनसॉल्युबल पैलेट। ठीक है, अब हमें नहीं पता है कि भाई एक्स वाई जेड है वो पेरिफेरल प्रोटीन है या फिर इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है, दो तरीके के फेज हमें मिलकर के आए हैं, एक मिला है हमें सॉल्युबल, एक मिला है हमें इनसॉल्युबल। तो बात को समझने की कोशिश करना, यहां पे थोड़ा सा बात को समझना क्या कह रहा हूं मैं। सॉल्युबल का क्या मतलब है? सॉल्युबल का मतलब है कि प्रोटीन कंप्लीटली सॉल्युबलाइज हो गया और एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास आ गया है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में मिल गया है हमें, कंप्लीटली सॉल्युबलाइज हो गया है। अब ये कौन से मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स केवल, क्योंकि पेरिफेरल प्रोटीन्स के अकॉर्डिंग ही यहां पर कंडीशन दी गई है, सॉल्ट कंसंट्रेशन और एल्कलाइन पीएच, पेरिफेरल प्रोटीन्स। दूसरा जो कह रहा है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल क्यों? क्योंकि अगर आपने ये कंडीशन इस प्रोटीन को निकालने के लिए दी है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए दी है, कौन सी? हाई पीएच और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, तो ये कहां पर वर्क करेंगे? ये केवल इसके एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फेज होंगे उन पर वर्क करेंगे, जैसे कि ये जो फेज हो गया या फिर ये फेज हो गया, यहीं पर आकर के एक्ट करेंगे ये दोनों की दोनों कंडीशंस। यहां पर आकर के एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर एक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको आयनिक डिटर्जेंट चाहिए, क्योंकि वही होता है जो केवल आपके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को हटा पाएगा। हाई आयनिक कंसंट्रेशन है, ठीक है, ध्यान रखना, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। तो ध्यान रखना ये कैसा बनाएगा? इनसॉल्युबल पैलेट, इनसॉल्युबल पैलेट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इस कंसेप्ट से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे आपके, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल से रिगार्डिंग। तो एक्स वाई प्रोटीन जो सॉल्युबल फेज में होंगे वो ध्यान रखना, वो एक्स वाई होंगे आपके। ठीक है, जो एक्स एक्स वाई मैं कह रहा हूं कि कौन सा प्रोटीन सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, ये हमें नहीं पता। अब ऑप्शन में देख करके पता लगेगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, प्रोटीन एक्स एंड वाई आर द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, एंड प्रोटीन जेड आर द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो प्रोटीन जेड है वो आपका कैसा है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। प्रोटीन जेड इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड प्रोटीन एक्स एंड वाई आर द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। देखो ये फ्रैक्शनाइज इसमें किया गया है, बोल रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन इनटू अ सॉल्युबल एंड द इनसॉल्युबल पैलेट। अब जो इनसॉल्युबल पैलेट वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होगा, तो जेड कैसा है आपका? एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और एक्स और वाई जो है वो आपके पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो ये आपका ए और बी आपके दो ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2024 में पार्ट सी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटीन एक्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिसरप्टेड एरिथ्रोसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पे आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। ठीक है, विद हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। सॉल्ट कंसंट्रेशन कैसी है? पहली बात तो ये यहां पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन मतलब पेरिफेरल प्रोटीन्स की बात कर ही रहा होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ अ इंटैक्ट इरेथ्रोसाइट्स विद प्रोटीएजेस फॉलोड बाय एक्सट्रैक्शन लीड टू अ इंटैक्ट प्रोटीन एक्स। अब जो इंटैक्ट प्रोटीन है उसको प्रोटीएजेस के साथ एक्सपोज किया गया है। अब प्रोटीएसेस का क्या वर्क होगा यहां पर देखने की बात है, देखो समझते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसरप्टेड इरिथ्रोसाइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद प्रोटीएसेस फॉलोड बाय एक्सट्रैक्शन लेड टू अ फ्रेगमेंटेड एक्स। अब जब प्रोटीएसेस के साथ जब उसे एक्सपोज करा गया, एक्सपोजर डाला गया प्रोटीएसेस का, तो उसमें फ्रेगमेंटेड प्रोटीन एक्स हमें मिल रहा है। अब प्रोटीन एक्स एक्चुअल में क्या है? देखो, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हम पेरिफेरल प्रोटीन्स के केस में देते हैं, ये बात अभी हमने डिस्कस करी पेरिफेरल प्रोटीन्स के केस में। ठीक है, लेकिन यहां पर जब हमने उसे प्रोटीएसेस के साथ डाला, प्रोटीएसेस के साथ डाला तो उसमें हमें फ्रेगमेंटेड मिले। पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन पे तो इंटीग्रल प्रोटीन पे तो कोई फर्क ही नहीं डालेंगे, क्योंकि ये उसका एन टर्मिनल हो गया और ये उसका हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स हो गया, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और ये उसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन हो गया। यहां पर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन तो कुछ नहीं करेगा, वो केवल यहीं पर जाकर के एक्ट करेगा, यहीं पर जाकर के एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने प्रोटीएसेस डाला है। अब ये प्रोटीएसेस क्या करेंगे? इन फ्रेगमेंट्स को, इनको फ्रेगमेंटाइज कर देंगे, इनको डाइजेस्ट कर देंगे प्रोटीएसेस, इनको ब्रेक कर देंगे स्मॉल अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये कौन सा प्रोटीन के साथ हो रहा है? ये हो रहा है आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ। ध्यान रखना है इस बात का। तो X इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन? नहीं, X इज अ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। हाँ, द प्रोटीन X इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें कुछ बोला गया है क्या कि प्रोटीन X इज ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? एंड परमिएबिलिटी के बारे में भी कुछ बोला गया है? वेट अ मिनट, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। इंटैक्ट प्रोटीन X and the treatment of a disrupted erythrocyte plasma membrane with proteases followed by extraction lead to a fragmented X. Protein X on the extracellular matrix phase of the plasma membrane. प्रोटीन एक्स इज ऑन द साइटोसेलिक फेज। देखो साइटोसेलिक फेज पे होगा तो होगा ही नहीं।
ठीक है, साइटोसिलिक फेज में थोड़ी ना प्रोटीएसेस अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहां पर परमिएबिलिटी की बात तो बोली नहीं गई। अगर परमिएबल बोलता प्रोटीएसेस के लिए तो ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन को करता, लेकिन इसने क्या बोला है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की फेज की तरफ प्रोटीन है, तो इसका मतलब ये आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जहां पर आपका प्रोटीएसेस भी वर्क कर रहे हैं और बेसिकली आपका हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन भी आकर के बाइंड हो रहा है। तो ध्यान रखना है, तो इसमें आपका सी और ए ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ए और सी जहां है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 2024 का पार्ट बी का क्वेश्चन है, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात कर रहा है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बाउंड्स टू अ एक्टिन साइटोस्केलेटन वाई से कनेक्टेड है इंटरसेलुलरली विथ फ्लोरोसेंट टैग विद एक्सप्रेस्ड इन अ सेल। ठीक है, अ फ्लोरोसेंट रिकवरी आफ्टर फ्लोटिंग, मतलब फ्रैप टेक्निक का यूज किया गया, एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड ऑन दीज प्रोटीन के ऊपर फ्रैप टेक्निक यूज करी गई है। जो प्रोटीन एक्स है वो बेसिकली आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का कहने का मतलब है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो इनसाइडली सेल के अंदर अटैच किससे है, वो एक्टिन फिलामेंट से अटैच है, एक्टिन साइटोस्केलेटन से अटैच है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मोस्ट लकीली आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करने के लिए आपको फ्रैप टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। देखो फ्रैप की फुल फॉर्म तो यहां पर लिखी हुई है, सभी लोगों को पता है। अब इसके रिजल्ट को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, देखो क्या होता क्या है एक्चुअल में। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये छोटा सा पार्ट ले रहा हूं मैं बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन का समझने के लिए केवल, ठीक है। ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, समझते रहना। यहां पर हम क्या करते हैं, इनको लेबल्ड कर देते हैं, इन सभी को लेबल्ड करते हैं जीएफपी टैग से। इनके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल ये कोई इंटीग्रल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। इन सभी को हम जीएफपी टैग लगा देते हैं, जीएफपी टैग, ठीक है। यहां पर भी इसके पास जीएफपी टैग है, इन दोनों के पास जीएफपी टैग है, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन के पास। यहां पर ये लेजर है, इस लेजर से हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ पोर्शन को यहां पर या कहीं पर भी फोटो ब्लीचिंग कराते हैं। फोटो ब्लीचिंग करने का मतलब जब हम लेजर इस पे डालेंगे तो ये एरिया जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी, यहाँ की जो मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी। जब मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाएगी तो यहाँ पर हम कुछ एरिया ले लेते हैं, उसके बाद डिसरप्शन पहले दिखा देता हूँ किस तरीके से डिसरप्शन। फॉर एग्जाम्पल डिसरप्शन किया तो यहाँ से ये पोर्शन गायब हो गया, ये पोर्शन पूरा गायब हो गया ये। तो यहां पर जो खाली स्पेस है ना बच्चों, इस स्पेस को फिल कौन करेगा, ये जो स्पेस बचा हुआ है इस स्पेस को फिल करेंगे यही जो मॉलिक्यूल्स हैं, यही जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं और यही जो आपके फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, यही इस एरिया को फिल करेंगे और ये अपनी मूवमेंट को शो करेंगे। ये प्रोटीन जो है वो डिफ्यूजन मूवमेंट शो करेगा और आपके जो लिपिड्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मूवमेंट को शो करेंगे। जैसे आपने फ्लिपेज एंजाइम के बारे में सुना होगा, फ्लॉपेज एंजाइम के बारे में सुना होगा, लेटरल मूवमेंट के बारे में सुना होगा, ट्रांसवर्जन मूवमेंट के बारे में सुना ही होगा। तो लिपिड और प्रोटीन दोनों मूवमेंट को फिल करेंगे और यहां पर ये अपनी मूवमेंट को शो करेंगे। और जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी उस एरिया के अंदर उतनी ज्यादा इंटेंसिटी आएगी ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन की, क्योंकि ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जो है वो बेसिकली क्या है, टैग्ड है। तो ध्यान रखना है। तो ये है एक फ्रैप टेक्निक। अब इसके रिजल्ट को कि कितनी इंटेंसिटी से वो मूवमेंट कर रहे हैं, इसको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा जाता है। ये है ग्राफ। ये ग्राफ जो होता है ये फ्रैप का ग्राफ कहलाता है। इस ग्राफ के अंदर एक तरफ मिलेगा आपको टाइमिंग, ठीक है, कि आफ्टर फोटो ब्लीचिंग कितने टाइम बाद मूवमेंट स्टार्ट हुई है प्रोटीन की। तो यहां पर हम टाइम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे बेसिकली रहती है आपकी इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ध्यान रखना है। मतलब कितने फोटो ब्लीचिंग के बाद कितने टाइम में कितनी इंटेंसिटी के साथ जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो अपना डिफ्यूजन शो कर पा रहे हैं। तो यहां पर भी हम कुछ कैलिब्रेशन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसा एक क्वेश्चन कह रहा है, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन एक्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बाउंड्स टू एक्टिन साइटोस्केलेटन। अभी एक्टिन साइटोस्केलेटन से बाउंड है, ठीक है। इस पर फोटो ब्लीचिंग करी गई है। एक्सपेरिमेंटल वर्क परफॉर्म्ड ऑन दिस प्रोटीन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मोस्ट लाइकली आउटकम। तो अब हमें बताना क्या है कि फ्लोरेसेंट ऑफ बोथ प्रोटीन्स विल बी रिकवर्ड एट द सेम रेट, ठीक है। क्या ये सेम रेट पर रिकवर्ड होंगे या अलग अलग रेट पर रिकवर्ड होंगे, तो इस बात को समझो। ये जो इंटेंसिटी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कितनी जल्दी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कितनी जल्दी मूवमेंट हो रहा है, कितनी जल्दी बेसिकली जो जीएफपी टैग है वो फ्लोरोफोर दे रहा है, फ्लोरोसेंस क्रिएट कर रहा है, कितनी इंटेंसिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये है प्रोटीन एक्स, ठीक है, और ये है प्रोटीन वाई, ठीक है।
ये मैंने ग्राफ गलत ले लिया है, अभी पहले इसको थोड़ा सा और समझते हैं, मेरे को 2 मिनट दो। अभी मैं पहले इसे इरेज करूं ठीक से, ये इरेज कर। तो यहां पर हमें क्या समझना है, यहां पर हमें ये समझना है कि कौन सा प्रोटीन पहले आपका फ्लोरोसेंस देगा, कौन सा प्रोटीन पहले आपका सबसे ज्यादा फ्लोरोसेंस क्रिएट करेगा, सबसे ज्यादा मूवमेंट शो करेगा। तो यहां पर समझने की बात क्या है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरा रेड कलर से यहां पे समझो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस बात को समझना। सबसे पहला पॉइंट, जो डिटैच होगा, जो लोनली होगा, जो अलग प्रोटीन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आपके प्रोटीन्स जो होते हैं वो नॉन लिंक्ड होते हैं, जैसे जो कुछ लिपिड एंकर्ड होते हैं, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंकर्ड होते हैं, जैसे पेरिफेरल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो वो भी मूवमेंट शो करेंगे, मूवमेंट करेंगे, ठीक है। दूसरे जो प्रोटीन होते हैं जो अनलिंक्ड होते हैं, अनलिंक्ड होते हैं, जो किसी के साथ लिंक्ड नहीं होते, ठीक है, वो भी मूवमेंट शो करेंगे। और कुछ जो होते हैं लिपिड्स, वो भी मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है, जो केवल लिपिड्स हैं, ये लिपिड के साथ कोई भी प्रोटीन अटैच नहीं है, ठीक है, नो प्रोटीन अटैच, ठीक है, वो भी मूवमेंट शो करेंगे। क्या क्या चीजें होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनकी मूवमेंट को भी डिस्कस करेंगे, कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, ठीक है। अब कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, वो इंटरनली सेल के किसी प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, जैसे एक्टिन फिलामेंट के साथ, या फिर साइटोस्केलेटन के साथ, या फिर हम बात करें आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ प्रोटीन अटैच होते हैं, तो वो भी मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है, मूवमेंट शो करेंगे। अब इन चारों में से पहले कौन करेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले वो करेगा जिसके साथ आपका एंजाइम लिंक होगा मूवमेंट के साथ। अब एंजाइम किसके साथ होता है, आपने ध्यान दिया होगा, जो लिपिड्स होते हैं वो फ्लिपेज एंजाइम, फ्लॉपेज एंजाइम और स्क्रैम्बलेज एंजाइम के साथ वर्क करते हैं। मतलब ऐसे लिपिड्स जो किसी प्रोटीन के साथ अटैच नहीं है, वो लिपिड सबसे ज्यादा मूवमेंट शो करेंगे। सबसे पहले जो लिपिड मूवमेंट होगी सबसे ज्यादा इनकी होगी, सबसे पहले द फर्स्ट मूवमेंट, अलग कलर से रिप्रेजेंट करता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट इसकी होगी। फिर सेकंड नंबर पे किसकी होगी, जो आपके लिपिड एंकर्ड होंगे, ठीक है, लिपिड एंकर्ड या फिर अनलिंक्ड प्रोटीन्स होंगे, वो अनलिंक्ड प्रोटीन्स कौन से हैं, ये आपके मूवमेंट सेकंड नंबर पे इनकी होगी। फिर उसके बाद लिपिड एंकर्ड प्रोटीन की होगी, एंड थर्ड वन पे होगी आपकी इनकी, फोर्थ नंबर पे होगी आपकी इनकी, जो आपके डिटैच। तो इस पूरे कंसेप्ट को देख करके, इस फ्रैप टेक्निक के कंसेप्ट को जो आपने यहां पर देखा और आपने यहां पर जो देखा कि किसकी मूवमेंट ज्यादा फास्टर होगी, तो उन दोनों बेसिस पे आप फ्रैप से रिलेटेड क्वेश्चन और आप यहां पर इस प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन को निकाल सकते हो कि किसकी मूवमेंट ज्यादा फास्ट होगी। तो यहां पर देख लेते हैं, एक जो प्रोटीन है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, प्रोटीन एक्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है केवल, और दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो बाउंड है एक्टिन साइटोस्केलेटन के साथ। तो मूवमेंट किसकी ज्यादा होगी, सबसे पहले सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी निकल करके आएगी भैया, जो अनलिंक्ड प्रोटीन है, केवल जो अनलिंक्ड प्रोटीन मतलब प्रोटीन एक्स सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो फ्लोरेसेंस ऑफ अ वाई विल बी रिकवर्ड लेटर देन द एक्स, मतलब एक्स के बाद, मतलब एक्स जो है सबसे पहले रिकवर्ड होगा और उसके बाद आपका वाई होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो जिसकी सबसे ज्यादा मूवमेंट होगी, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो यहां पर जो ग्राफ आएगा वो आएगा सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ किसका, वो आएगा आपका एक्स का, ठीक है, एक्स का। फिर उसके बाद आएगा आपका वाई का, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सैचुरेशन देखोगे तो ये है आपका, आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये आपका 6 के अप्रॉक्स देखने के लिए मिल रहा है आपको इंटेंसिटी, और यहां पर इसकी इंटेंसिटी आपको 3.5 के केस में देखने के लिए मिल रही है। ये है आपका y और ये है आपका x, ठीक है। अब इन दोनों प्रोटीन्स के बारे में पता लग गया कि हमें कौन सी किस इंटेंसिटी का, किसकी ज्यादा इंटेंसिटी। अब जिसकी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगा तो उसका उतना ही एक दूसरी भी फॉर्म आती है जिसके रिगार्डिंग यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इमोबाइल फ्रैक्शन के बारे में। यहां पर इसको समझते हैं दूसरे पॉइंट को, इमोबाइल फ्रैक्शन, इमोबाइल फ्रैक्शन। इमोबाइल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्लेट्यू, प्लेट्यू जो अचीव हुआ है ना यहां पर, ये किसका ज्यादा है, मतलब कौन धीरे मूव कर पा रहा है, इसको आप कैसे दिखाओगे, किसका इमोबिलाइज फ्रैक्शन है। अब देखो जिसका डिफ्यूजन रेट, जिसका मूवमेंट सबसे ज्यादा है, उसका उतना ही कम इमोबाइल फ्रैक्शन रहेगा, उतना ही कम वो इमोबाइल, यानी इतनी ही कम ज्यादा जो उसके सब यूनिट्स हैं वो कम ज्यादा मूव कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन एक्स, प्रोटीन एक्स की बात करें, एक्स के पास आपका जो इंटेंसिटी है वो 6 है, ठीक है, और आपका जो प्रोटीन वाई है उसके पास इंटेंसिटी आपकी 3.5 है। अब इस इमोबाइल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको इसको 1 में से माइनस कर देना, 1 - 6 करोगे तो आपका कितना आएगा, 1 - 6 अगर की अगर हम बात करें 1 - 6 की, तो ये आपका कितना आएगा, 0 पॉइंट माइनस में 5 आएगा, ठीक है।
और y की अगर हम बात करें तो 1 माइनस 3.5 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 3.5 अगर आप निकालोगे तो ये आपका ज्यादा आएगा किससे, x से, हमेशा ज्यादा ही आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो बेसिकली यहां पर आपको पता क्या चला, यहां पर इमोबाइल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि इमोबिलिटी किसके अंदर ज्यादा है, इमोबिलिटी ज्यादा किसके रहेंगी, y के अंदर रहेगी, तभी तो वो लेस मूवमेंट दिखा रखा है, शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये कुछ कंसेप्ट है रिगार्डिंग द फ्रैग जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 2024 में पार्ट सी के अंदर पूछा गया है, ये तो बेसिकली आयन चैनल से रिलेटेड है। एटीपी पावर्ड पंप, एटीपी पावर्ड पंप बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप की यहाँ पे बात करी जा रही है, जिसमें आप डायरेक्ट एटीपी यूज करते हो। तो मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ही हमेशा एटीपी यूज किया जाएगा, ध्यान रखना है। तो ए का हो गया थर्ड। एंड सिंपोर्टर्स की बात करें, सिंपोर्टर्स आपको कहां पे देखने को मिलते हैं, जब आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, जब दो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सिंपोर्टर। तो यहां पर इसका हो जाएगा फर्स्ट, द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कपल्ड टू अनदर मॉलिक्यूल, कपल्ड है अनदर मॉलिक्यूल के साथ, मूविंग डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कहने का क्या मतलब है, यहां पर एक टर्म यूज होती है डाउन हिल। डाउन हिल का मतलब है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, ठीक है, और अप हिल का मतलब है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर डाउन हिल की बात कर रहा है तो along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और अपहिल मूवमेंट की बात कर रहा है तो अपहिल का मतलब होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें आपको एटीपी रिक्वायर्ड रहेगा, जिसमें आप लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस को मूव कराओगे। तीसरा हम बात करते हैं चैनल्स की तरफ। तो चैनल्स क्या होता है, चैनल्स आपका फ्रीली मूव कराते हैं, तो ये हो गया फ्री डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। तो लास्ट वन द यूनिपोर्टर इज रिगार्डिंग द फोर्थ ऑप्शन, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। ए का हो गया, आपको ध्यान रखना है, ए का हो गया आपका थर्ड, तो ये इसके ऑप्शन दे नहीं रखे हैं यहां पर, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। डी का हो गया आपका फर्स्ट, एंड सी का हो गया आपका सेकंड, एंड डी का हो गया आपका बी का हो गया आपका फोर्थ। तो ये है इसके करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी, वापस से कोलेरा टॉक्सिन। Cholera toxin activates the chloride channel in the epithelial cells of the intestine, leading to a loss of chloride. Loss of chloride, chloride का loss होता है भाई, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ वाटर लीडिंग टू अ डिहाइड्रेशन, क्योंकि जब कोलेरा टॉक्सिन होता है, जो विब्रियो कोलेरा जो कॉज करता है, बेसिकली वो डायरिया कॉज करता है, ठीक है। डायरिया के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर से आपको काफी ज्यादा लूज मोशन से लग जाता है। लूज मोशन इट्स अ काइंड ऑफ अ सिम्टम्स ऑफ अ डायरिया। डायरिया वो किसकी वजह से हुआ है, ये आपको टेस्ट करने के बाद पता लगेगा, जब आप माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। अब जो डायरिया हुआ है उस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, जो कोलेरा टॉक्सिन है, कोलेरा टॉक्सिन वो एपिथेलियल सेल्स पे जाकर के आपका जो गैंग्लियोसाइट्स के रिसेप्टर्स हैं उन पर जाकर के बाइंड कर रहा है। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बेसिकली CFTRs होते हैं। CFTRs का मतलब क्या होता है, CFTR का मतलब है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसकंडक्टेंस रिसेप्टर, CFTR रिसेप्टर। ये क्या करेंगे, ये क्लोराइड आयंस को एपिथेलियल सेल से, ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ये फॉर एग्जांपल ये है आपके एपिथेलियल सेल्स, यहां पर ये ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट है, ये क्लोराइड आयन को सेल के अंदर से बाहर की तरफ ले आते हैं। इंटेस्टाइनल, ये जो स्पेस है बच्चों, इसको आप ध्यान रखो, इंटेस्टाइन, 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 ठीक है, ध्यान रखना। मैं इरेज करके वापस से लिख दे रहा हूं, इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी जो इंटेस्टाइन के अंदर क्लोराइड आयन आ रहे हैं, अब इसके ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए सेल के अंदर से और भी चीजें आने लगेंगी बाहर। और भी चीजें कैसे, कि यहां पर आपके जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो भी ओपन हो जाएंगे, और सोडियम भी बाहर आ जाएगा भाई इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में, और आपका वाटर भी बाहर आ जाएगा। तो जिस वजह से वाटर का कंसंट्रेशन इंटेस्टाइनल लूमन में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जब आप पॉटी जाते हो, जब लूज मोशन हो जाते हैं, तो काफी ज्यादा वाटर जो होता है आपकी बॉडी से लॉस हो जाता है। इसके केस में क्या दिया जाता है, इसके केस में आपको दिया जाएगा एक ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इस ORS के अंदर क्या होगा, इस ORS के अंदर बच्चों सॉल्ट होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। आपने पढ़ा होगा, जब आपने सिंपोर्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, जब आपने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उन पर एक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, बेसिकली सिंपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्टर। जैसे जैसे सोडियम अंदर आता है वैसे वैसे ही ग्लूकोज भी अंदर आता है, मतलब सोडियम और ग्लूकोज दोनों एक साथ चाहिए होते हैं, ठीक है।
सोडियम और ग्लूकोज। तो ये एक तरीके से ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है सेल के अंदर। वापस से सेल के अंदर सोडियम आने लगेगा और ग्लूकोज आने लगेगा, ठीक है, और वापस से बॉडी आपकी रिहाइड्रेटेड सा फील करने लगेगी सॉल्ट्स की वजह से। तो ध्यान रखना है इस बात का। सक्सेसफुल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इन्वॉल्व्स इन द सप्लीमेंटिंग वाटर विद द ग्लूकोज एंड द सॉल्ट, नॉट जस्ट सॉल्ट। दिस इज बिकॉज ऑफ सिम्पोटर्स प्रेजेंट इन द टू replenish the energy lost by the dehydration and replace the chloride। अरे नहीं यार, बिल्कुल भी गलत। To create the osmotic gradient with the sodium and the glucose, यहां तक तो ठीक है। To allow water moves from the intestinal lumen to the blood via the epithelial cells। एक बार अगेन फिर से पढ़ते हैं। To create an osmotic gradient with the sodium and the glucose to allow water to move from intestine to the ब्लड वाया द एपिथेलियल सेल्स। हाँ ये ठीक है। तब बिकॉज एपिथेलियल एंटीपोटर, एंटीपोटर नहीं होते भाई, बिल्कुल एंटीपोटर नहीं होते, वो आपके सिम्पोटर्स होते हैं। इन्हीं को क्या बोलता है, सिम्पोटर्स। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ मूव करते हैं ना और एक ही डायरेक्शन में, दैट इज नोन एज सिम्पोटर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025। अब 2025 के स्टार्ट हो गए हैं, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से मैच द फॉलोइंग है। चैनल रिडॉप्शन होता है, रिडॉप्शन बेसिकली कहाँ एक्ट करेगा, वो आपका लाइट ड्राइवन पे एक्ट करेगा। इसको एक अलग कलर से लेते हैं। देखो ए का हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा, और पीजो आयन चैनल ये आपके मकैनोगेटेड चैनल्स होते हैं, मकैनोगेटेड, मकैनो सेंसिटिव। देखो मकैनो सेंसिटिव जो चैनल्स होते हैं ये बेसिकली आपका दो तरीके का पोटेंशियल होता है हमारी बॉडी के अंदर। एक होता है आपका एक्शन पोटेंशियल और एक होता है आपका ग्रेडियंट पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जिसमें आपको लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन मकैनो सेंसिटिव में आपको लाइगेंड के साथ साथ आपको मैकेनिकल गेटेड भी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, ग्रेडियंट पोटेंशियल में। तो ध्यान रखना है ये पीजो आयन चैनल्स जो होते हैं, पीजो 1 और पीजो 2, ये बेसिकली मकैनो सेंसिटिव होते हैं। दूसरा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर तो ये तो बेसिकली वोल्टेज गेटेड होते हैं, और सॉरी लाइगेंड गेटेड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। डी का हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया आपका ए का हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ एंड डी का थर्ड। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 2025 पार्ट सी, स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन क्या होता है, स्फिंगोमाइलिन के अंदर आपका फॉस्फोस्फिंगोकोलिन आता है, फॉस्फोस्फिंगोइथेनोलामीन आता है। आर्कियल मेम्ब्रेन लिपिड्स जो होते हैं ये ईथर लिंक्ड होते हैं, ध्यान रखना है, ईथर लिंक्ड। बी का हो गया आपका ईथर लिंक्ड, ध्यान रखें, ईथर लिंक्ड एल्कीन्स, ठीक है। और सेरेब्रोसाइट्स, सेरेब्रोसाइट्स में क्या होता है, सेरेब्रोसाइट्स जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल गैलेक्टोज लिंक हुआ, सेरेमाइड। तो ये इसका हो गया आपका ए का, बी का हो गया आपका सेकंड, ई का हो गया आपका फर्स्ट, नॉन पोलर लिपिड्स सी का हो गया आपका थर्ड, सी का हो गया आपका थर्ड। नॉन पोलर लिपिड्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड, ध्यान रखना है इस बात का। ट्राइग्लिसराइड में आपका कोई भी हाइड्रोफिलिक पोर्शन ही नहीं बचता, इसमें ईथर लिंक्ड ईस्टर लिंकेज हो जाती है, तीनों के तीनों जो फैटी एसिड्स हैं वो लॉन्ग चेन हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये कंप्लीटली जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये कंप्लीट हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हैं, कंप्लीट पूरा कंप्लीट हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ट्राइग्लिसराइड हो गया हमारा, ग्लैक्टोज हो गया और इथरलिंक्ड हो गया, और आपका वेरी लॉन्ग ब्रांच चेन फैटी एसिड, इनके बारे में बात कर लेते हैं। फॉस्फोडाइलिन, अब स्फिंगोमाइलिन की बात करें तो इसमें फॉस्फोकोलिन इज अ हेड ग्रुप, ध्यान रखना इस बात का। और प्लाज्मिनोजन में आ जाएगा आपका वेरी लॉन्ग चेन ब्रांच, सॉरी ये आ जाएगा स्फिंगोमाइलिन का फिफ्थ। आपका ए का हो गया आपका फिफ्थ, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और डी का हो गया आपका फोर्थ। सो दीज आर द करेक्ट कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट 2025 पार्ट बी, cytosolic protein RAS RAB are anchored to the cytosolic phase of the plasma membrane, ठीक है, the membrane by the prenylation। अरे prenylation की बात कही गई है तो prenylation में हमेशा सिस्टीन रेसिड्यूज और उसके इंटरनल साइड, ठीक है, साइड सी टर्मिनस, ठीक है, साइटोसिस्टीन रेसिड्यूज एट अ सी टर्मिनस बाइंड रहेंगे। ये लिपिड एंकर्ड की बात करी गई है यहाँ पे, ध्यान रखना, जो सारी बॉन्डिंग्स मैंने बताई थी। 2025 का पार्ट बी वापस से, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय द लिपिड मोनोलेयर। मोनोलेयर क्या होती है और डबल लेयर क्या होती है, बाइलेयर क्या होती है, देखो समझो। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो एक बाई लेयर स्ट्रक्चर है, मतलब जो लिपिड्स हैं वो कुछ इस तरीके से अटैच्ड है, ठीक है। ये है आपका एक लिपिड बाई लेयर का स्ट्रक्चर, लिपिड बाई लेयर का, ठीक है, एक मोनोलेयर है, इसे क्या हम कहेंगे, मोनोलेयर। मोनोलेयर क्या मतलब है, जो बाई लेयर का एक ही मॉलिक्यूल्स है, लेकिन जब हम
क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ठीक है, या फिर हम बात करें आपका डिफरेंट डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो वहां पर आपके दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर आपके ये दोनों बाइलेयर होगी, ये पहली बाइलेयर और ये दूसरी बाइलेयर, ध्यान रखना इस बात का। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कवर्ड बाय द रिकवर्ड बाय द लिपिड मोनोलेयर एक्सेप्ट द एंडोसाइटिक वेसिकल, एंडोसाइटिक वेसिकल्स। Which one of the following proteins best represent the cholesterol distribution as a percentage of a total membrane lipids in the typical animal cells? देखो एनिमल सेल्स में जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, फॉर एग्जांपल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे सबसे आउटरली प्रेजेंट होती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, सबसे पहले आपके एंडोसोम्स आते हैं, एंडोसोम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास लाइसोसोम्स आता है, लाइसोसोम्स के बाद आपका ईआर्स आते हैं, ठीक है, फिर गोल्जी आता है, सॉरी गोल्जी आएगा, फिर उसके बाद ईआर आएगा, पहले गोल्जी आएगा फिर ईआर आएगा, फिर उसके बाद आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है, फिर उसके बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे जैसे आप जाओगे ना सेल के अंदर, तो फिर उसके बाद आपको कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल जो होगा वो आपको कम होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा और सबसे एंड में आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और उसके बीच में आएंगे आपके गोल्जी और ईआर। तो सबसे पहले अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाए और लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, वही आपका आंसर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद लाइसोसोम देखने के लिए मिलता है, ये हमारा लाइसोसोम मिल गया, एंडोसोम दे नहीं रखा। फिर उसके बाद ईआर देखने के लिए मिलेगा, बेसिकली आपका गोल्जी होगा, फिर उसके बाद ईआर होगा, गोल्जी हमें दे नहीं रखा तो ईआर ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और हम बात करेंगे एक और नए यूनिट के बारे में, या फिर हम सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड भी बात कर सकते हैं। रिवीजन इसी तरीके से चलता रहेगा बायोनेक्टर्स चैनल पे, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स। और हाँ, प्लीज ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप चैनल को। आप इस चैनल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 3978988646, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करिए अगर आपको फ्री कोचिंग चाहिए, तो फ्री कोचिंग के लिए, और आपको फ्री नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए इस नंबर पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपको कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए या फिर किसी तरीके की कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है बायोलॉजी का, तो आप मुझे पर्सनली इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।